धूप बत्ती का धुआं गोलाकार में उड़ता ऊपर की ओर जा रहा था। शायद छत तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था, पर इतनी ऊंचाई तक पहुंचने से पहले ही धूप बत्ती के सफेद गोलाकार धुएं के कण सर्पिलाकार होते हुए तितर-बितर हो जाते थे। चंदन धूप बत्ती की खुशबू मनोज के नथनों में जा रही थी और उसकी सांस जैसे रुकी जा रही थी। सामने अधीरा की मृत शरीर के पास दीपक के साथ एक मोटी सी धूप बत्ती भी जलाकर रखी गई थी, पर मनोज चाहकर भी चिरनिद्रा में लीन अपनी बीवी के मुख को देख नहीं पा रहा था। नजरें झुकी हुई थीं। बस कभी कभी नजर उठाकर धुएं के गोल छल्लों को देख लेता था। बीवी अधीरा के संग 30 वर्षों का सफर आज यहाँ खत्म हुआ, पर आज कहाँ? वह तो 20 वर्ष पहले उस दिन ही खत्म हो गया था जब मनोज ने पहली बार अधीरा के चरित्र पर लांछन लगाया था। वह दूधवाला घर पर क्यों आया था अपनी बीवी के साथ? गुस्से में अंधा ही तो हो गया था मनोज। अधीरा घबराते हुए बोली थी, कब? मैं तो कल ही आई हूँ अपने मायके से, मुझे क्या पता? मनोज गुस्से से बोला, तेरे पीछे दूधवाला आया था अपनी बीवी के साथ यहाँ, उसे यह दिखाने के लिए कि तेरा और उसका कोई अनैतिक संबंध नहीं है। अधीरा मानो आसमान से जमीन पर आ गिरी। यह आप क्या कह रहे हैं? मैं और दूधवाले के साथ? छी, आपने ऐसा सोचा भी कैसे? पर मनोज कहाँ सुनने को तैयार था। 30 साला अधीरा का मुंह जैसे अपमान से लाल पड़ गया। मनोज और अधीरा की अरेंज्ड मैरिज हुई थी। मनोज औसत रंग रूप का युवक था और अधीरा गोरी, लंबी, पढ़ी लिखी, आत्मविश्वासी, घरेलू और खुशमिजाज युवती थी। पर मनोज उसे बहुत प्रेम करने के साथ साथ उसे लेकर बहुत पजेसिव था। कोई भी एक नजर अधीरा को देख ले तो उसे कतई बर्दाश्त नहीं था। दूधवाला जब अपनी बीवी के साथ उसकी नई कोठी पर आया तो उस दिन सोमवार का था। अधीरा को अचानक अपने दोनों बेटे सजल और सारांश के साथ मायके जाना पड़ गया था। साप्ताहिक अवकाश के चलते मनोज अपने इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम की दुकान नहीं गया था और घर पर ही था। बस शक का कीड़ा उसके मन में कुंडली जमाकर बैठ गया और आज अधीरा को डसने लगा। अधीरा बोली, दूधवाला गांव से रोज बाइक से शहर आता है तो अपनी बीवी को ले आया होगा, उसको सामान दिलाने या डॉक्टर को दिखाने। कितने ही काम होते हैं गांव वालों को शहर में। पर मनोज कुछ भी सुनने तो तैयार नहीं था। अधीरा के खिलते चेहरे पे जैसे पतझड़ आ गया। आवेश में चेहरा गुस्से से तमतमा आया, पर मां की वह सीख कि गुस्से में पति कुछ भी कहे तो उस समय चुप रह जाना। यह अविश्वास का दीमक गृहस्थी की जड़ों को खोखला कर देता है, याद करके चुप रह गई। 8 और 10 वर्षीय सजल और सारांश इस सब से बेखबर थे। पर मां की सूनी सूनी रोती आंखें, मुरझाया चेहरा बहुत कुछ कहना चाहता था, मगर मासूम बच्चे उन्हें पढ़ ही नहीं पाते थे। एक आम युवती की तरह उसने बस प्रेमपूर्ण जीवन की ही कामना की थी। जिन लम्हों की तमन्ना उसने तमाम उम्र की, वह लम्हे मिले तो पर इतने कम मिले कि उनका मिलना न मिलने के दुख से 2 गुना हो उठा। तेज रोने की आवाज से मनोज जैसे अतीत से निकलकर वर्तमान में लौट आया। अधीरा की दोनों छोटी बहनें अनुभा और सुगंधा भी आ गई थी और लाल साड़ी में लिपटी लेटी अधीरा को देखकर उनके आंसुओं का बांध टूट पड़ा था। हाय दीदी, इतनी जल्दी क्यों छोड़कर चली गईं? अनुभा रोते रोते कह रही थी। छोटी बहन सुगंधा को तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। अपने हाथों से अधीरा को छू छू कर देख रही थी। दीदी उठो, देखो हम आ गए, अब तो उठ जाओ, देखो हम अचानक ही आ गए, वह भी बिना तुम्हारे बुलावे के। तुम हर बार हमें बुलाती थी ना कि आ जाओ आ जाओ। दीदी अब उठ भी जाओ ना, इतनी भी क्या नाराजगी। पर अधीरा तो इन सब से दूर जा चुकी थी। बड़ी सी कोठी के शानदार ड्राइंग रूम के बीच में अधीरा आज शांत लेटी थी। हमेशा की तरह हंसती खेलती मुस्कराती अपने घर को सजाती संवारती अधीरा अब कभी नहीं दिखेगी किसी को। डोट मनोज ड्राइंग रूम के दरवाजे पर काफी दूरी पर बैठा था। वहां से उसे अधीरा का चेहरा नहीं दिख रहा था। दोनों बहनों के रुदन से माहौल और भी गमगीन हो गया।
पास बैठी परिवार की अन्य औरतें और अधीरा की सहेलियां भी तेज स्वर में रोने लगीं। अनुभा अपनी बड़ी बहन के पास बैठकर सुबक रही थी और आग भरी नजरों से मनोज को ही घूर रही थी। एक पल को दोनों की नजरें मिल गईं। ओह, इतनी नफरत, घृणा। मनोज की नजरें झुक गईं। हाँ, मैं हूं ही इस लायक। मैंने कब उसे चैन से रहने दिया। उस दूधवाले प्रकरण के बाद कुछ साल सब ठीक रहा। दूधवाले को हटा दिया गया। अब दूध एक बूढ़ा नौकर डेयरी से लाने लगा था। अधीरा भी धीरे धीरे सब भूल गई, ऐसा लगता था, पर अविश्वास की फांस उसके दिल की गहराइयों तक समा चुकी थी। 6 साल बाद एक रोज सोमवार को, अरे मेरी बात सुनो तो मैं नहीं आ पाऊंगी। मेरा आ पाना संभव नहीं है। अधीरा किसी से बात कर रही थी। मनोज को अंदर आते देख उसने झट से फोन रख दिया। इतनी बात तो मनोज ने सुन ही ली थी और शक का फन उफान पर था। किसका फोन था? किसी का नहीं। मेरी एक सहेली अंजलि का था। घर पर बुला रही थी मुझे। आपके लिए नाश्ता लगा दूं क्या? पर बात आई गई नहीं हुई। उसी दिन मनोज ने चुपचाप कॉल डिटेल निकलवा ली। ललित नाम के किसी शख्स ने 2 बार अधीरा को फोन किया था। मेरी जानकारी के बगैर कोई गैरमर्द मेरी बीवी को फोन कर रहा है और मेरी बीवी मुझसे छिपा रही है। जरूर उसका कोई पुराना आशिक होगा। अब मनोज वही सोच रहा था जो वह सोचना चाहता था। अगले दिन, कौन है यह ललित और क्यों उसने तुम्हें फोन किया? कहां बुला रहा था मिलने के लिए? सवालों की बौछार सुनते ही अधीरा हड़बड़ा गई। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। बोलती क्यों नहीं? वह मेरे साथ कॉलेज में पढ़ता था। शादी के 10 वर्षों बाद अब उसके घर में बेटी हुई है। उसके नामकरण में बुला रहा था मुझे। उसकी पत्नी अंजलि भी मेरी अच्छी दोस्त है, पर कई वर्षों से मेरा मिलना नहीं हुआ उन दोनों से। अधीरा ने स्पष्टीकरण देने की कोशिश की, पर अविश्वास में अंधा होकर मनोज यह सब सुनने मानने को तैयार नहीं था। अब किसका इंतजार है? मृतदेह को इतने घंटों तक घर में रखना ठीक नहीं है। कोई बोल रहा था। आवाज सुनकर मनोज अपने वर्तमान में लौट आया। काश सब कुछ वहीं रुक गया होता। काश उसने अपने दिल के साथ कुछ दिमाग की भी सुन ली होती। मगर ऐसा हो ना सका। वह मन ही मन सोच रहा था। अजीब सा विरोधाभास था। अपने नाम के विपरीत अधीरा में धैर्य कूट कूट कर भरा था। मनोज के बेमतलब के इल्जामों को सुनकर कुछ दिन तो वह खूब रोती थी, कुछ माँ उदास रहती थी, पर अपने बेटों का मुख देखकर सब कुछ भुला देती थी। रोने की आवाजें अब तेज हो चली हैं। एक से एक सरकते पल में जैसे सांसों में धुआं भरता महसूस हो, जैसे नब्ज डूबती ही जा रही हो। हर गुजरता लम्हा उन्हें मिलाने के बजाय दूर करने के लिए तैयार खड़ा था। दोनों बेटे और अनुभा, सुगंध के पति और उनके बेटे अधीरा का पार्थिव शरीर को उठाकर बांस की बनी सेज पर लिटा रहे थे। बांस पर सूखी पुआल भी पड़ी थी। उस पर सफेद चादर बिछा दी गई। उस पर मत लिटाओ मेरी अधीरा को, डोट उसके कोमल बदन पर खरोंचें लग जाएंगी। मनोज मानो तड़प उठा। मनोज आगे बढ़ा, पर दोनों बेटों की अंगार बनी आंखों को देखकर पांव जमीन पर चिपक कर रह गए। इसके आगे मनोज कुछ कह ही नहीं सका। उसके कदम भी लड़खड़ा कर रहे थे। भाभी अपराजिता ने उसे थाम लिया। इन बातों से अब कोई फायदा नहीं भैया। जब तुम जीते जी उसके मान सम्मान की रक्षा ना कर सके तो अब मृतदेह से मुंह दिखाने से क्या फायदा? चुपचाप किसी कोने में खड़े रहो, नहीं तो अपने दोनों बेटों का गुस्सा तो तुम्हें पता ही है। जीते जी अधीरा अपने दोनों बेटों से कहकर गई थी कि मैं मरूं तो मेरा तथाकथित पति मेरा अंतिम संस्कार ना करे। करना तो दूर, मेरा चेहरा भी ना देखे, मुझे छू भी ना सके, और बेटों ने इसका पूरा मान रखा था। अतीत के वे पल चलचित्र की भांति मनोज की आंखों में तैर उठे। कुछ वर्ष शांति से बीते। मनोज का बिजनेस खूब तरक्की कर रहा था। दोनों बेटे भी पढ़ लिख कर जॉब करने लगे। सजल के लिए तो रिश्ते भी आने लगे थे। लंबे, आकर्षक दोनों बेटे तो अधीरा की आंखों के तारे थे। एक बड़ा फ्लैट भी खरीद लिया था दिल्ली में।
दोनों बेटे वहीं रहते थे साथ साथ। अक्सर मनोज और अधीरा भी 1 से 2 दिन बच्चों के साथ रह आते थे। सब कुछ ठीक चल रहा था। बच्चों की पढ़ाई और नौकरी के कारण कुछ वर्षों से अधीरा अकेली पड़ गई थी। मनोज अपने बिजनेस में बिजी रहता था और उसके शक्की स्वभाव के कारण अधीरा कहीं आती जाती नहीं थी, तो घर बैठे बैठे ही साहित्य में उसे रुचि हो आई थी। काफी समय मिला तो कविता खानी और लेखन में व्यस्त हो गई। मनोज भी देखकर खुश था कि घर बैठे ही वह अपना मन बहलाने लगी है। अरे सजल बेटा, प्रगति मैदान में बुक फेयर लगा है, एक बार मुझे ले चलो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। दोनों बेटे अपनी माँ की कोई बात नहीं टालते थे। कहने के साथ ही उसकी सारी फरमाइशें पूरी करते थे। चाहे ऑनलाइन किताबें मंगानी हो या अधीरा के 45वें जन्मदिन पर उसका पसंदीदा 54 इंची प्लाज्मा टीवी घर में लाकर उसे आश्चर्यचकित कर देने का प्लान हो। मनोज तो इतने दिन वहां रह नहीं सकता था। वह अपने शहर जबलपुर लौट गया। 6 फरवरी का दिन था जब अधीरा सजल के साथ प्रगति मैदान गई थी। घर के बाहर की दुनिया और वह भी किताबों से लबालब देखकर उसकी खुशी का पारावार न था। वहां पहुंचकर सजल को भी कुछ दोस्त मिल गए। वह अधीरा को उसकी पसंदीदा बुक स्टॉल पर छोड़कर कुछ देर के लिए चला गया। अरे अधीरा तुम, सामने से अधीरा की कुछ फेसबुक फ्रेंड्स चली आ रही थी। उनसे पहली बार मिलने का रोमांच ही अलग था। हाय, तुम तो बहुत ही प्यारी हो अधीरा, प्रतिमा बोल पनी। वह खुद भी कविताएं लिखती थी। कुछ काव्य संग्रह भी आ गए थे उसके। पूनम, रेखा, तेजस सब मिल बैठी तो सेल्फी का दौर चल पड़ा। हंसते खिलखिलाते चेहरों के साथ कितने ही फोटो खींच गए खूबसूरत यादें बनाने के लिए। पास ही 22 से 23 साल के 2 नवयुवक सौरभ और प्रफुल्ल भी खड़े थे। मैम, आप बहुत अच्छी कविताएं लिखती हैं, बिल्कुल दिल को छू जाती हैं। थैंक्स, तुम दोनों तो बिल्कुल मेरे बेटे जैसे हो, अधीरा कह उठी। सबने संग साथ में खूब सेल्फी ली। फोटो लेने के क्रम में दोनों लड़के और पूनम, प्रतिभा अधीरा के कुछ और करीब हो गए। प्रफुल्ल ने अधीरा के कांधे पर हाथ रख दिया। हंसी खुशी के पल कैमरे में कैद हो गए। अपने मनपसंद लेखकों की हस्ताक्षरित प्रति लेकर अधीरा बहुत खुश थी और दोनों बेटे उसे खुश देखकर खुश थे। रात में खूब चाव से अधीरा ने बच्चों के पसंद का खाना बनाया। अगले दिन सुबह जबलपुर जाने के लिए अधीरा का ट्रेन में रिजर्वेशन करा दिया था। बेटों ने अकेले सफर करने के अवसर कम ही आए थे अधीरा के जीवन में, पर वह रोमांचित थी। बेटों ने भी उसका हौसला बढ़ाया। मम्मी, आप अब अकेले आना जाना शुरू करो। देखो सब महिलाएं अकेली कहां कहां हो आती हैं, और दिल्ली के लिए तो बहुत सी सीधी ट्रेनें हैं। अगले दिन जबलपुर अपने घर पहुंचकर रात में अधीरा शौक से मनोज को अपने फोटो दिखाने लगी। यह देखो मेरा फोटो कवि सुरेंद्र के साथ, यह तस्लीमा नसरीन के साथ, और यह मेरी फेसबुक फ्रेंड है। और यह तुम्हारे कांधे पर किसने हाथ रखा है? मनोज ने पूछा। अधीरा ने झट से फोटो आगे बढ़ा दी और उसे दूसरी फोटो दिखाने लगी। मनोज ने उसके हाथों से मोबाइल छीन लिया और फोटो स्लाइड करके पूछने लगा, यह लड़का कौन है और इसका हाथ कैसे आ गया तुम्हारे बदन पर? अविश्वास का फन न केवल सिर उठा चुका था बल्कि जहरीली फुफकार भी मार रहा था। जिस बात से अधीरा बचना चाह रही थी वही हुआ। तुम्हें वहां बुक फेयर देखने भेजा था मैंने और तुम जाकर अपने यार के साथ अय्याशी करने लगी। पर वह तो मेरे बेटे की उम्र का है और हम तो पहली बार ही मिले थे। पर मनोज कुछ सुनने को तैयार नहीं था। 40 से ऊपर की उम्र हो गई तुम्हारी और अक्ल नाम की चीज नहीं है। बूढ़ी हो गई हो पर शौक जवानों के हैं। ओह! उसके कानों में जैसे पिघलता शीशा उमेल दिया गया हो। अधीरा रो रो कर रह गई। रात भर जागती रही थी। दिन में मुंह छिपाए पड़ी रहती थी। किस बात की सजा भुगत रही थी वह? एक औरत होने की, स्त्रीदेह लेकर पैदा होने की। स्त्रीदेह उसकी पर मालिक है उसका पति मनोज। वह जब चाहे कठपुतली की तरह उसे नचाए। अधीरा ने अपना फोन ही ऑफ करके रख दिया।
कुछ दिन बेटों से बात नहीं हुई तो तीसरे ही दिन बेटे घर आ पहुंचे। अधीरा की सूजी आंखें और उतरे चेहरे ने ही सब कहानी बयां कर दी। मनोज अब भी अपने दम में बोले जा रहा था, चरित्रहीन है, कुलटा है तुम्हारी माँ। चुप रहिए, सजल चीख उठा। आपके शक ने आपको अंधा कर दिया है, पर मेरी माँ को आप एक भी अपशब्द नहीं कहेंगे। मुझे मम्मी की सहेली मधु आंटी ने सब बता दिया है। आपके शक का कोई इलाज नहीं है। इतनी समर्पित और प्रेम करने वाली पत्नी को आपने जिंदा लाश बनाकर रख दिया है। जवान बेटे का क्रोध देखकर मनोज ठंडा पड़ गया। उधर अधीरा अपने दोनों जवान बेटों के सामने पति के मुंह से ऐसे लांछन सुनकर मानो शर्म से जमीन में गड़ी जा रही थी। मैं क्यों न समा जाऊं धरती की गोद में? कब तक मैं देती रहूंगी अग्निपरीक्षा? अब कोई अग्निपरीक्षा नहीं। वह तनप कर बोल पनी एक दिन, सजल, सारांश, मेरे बच्चों, अब मैं सफाई देते देते थक गई हूं। मैं मर जाऊं तो पति नाम के इस इंसान को मेरी मृतदेह को छूने मत देना और चेहरा भी मत देखने देना। हो सके तो इतना करके मेरे दूध का कर्ज चुका देना। उस दिन से अधीरा ने मनोज को पति के सिंहासन से उतार कर जमीन पर ला पटका। समय बीतता गया। करवा चौथ आदि सब त्याग दिया अधीरा ने। 2 वर्षों के अंतराल पर दोनों बेटों का धूमधाम से विवाह कर दिया। सभी पारिवारिक और सामाजिक दायित्व बखूबी निभाए अधीरा ने, पर मन में चरित्रहीनता की जो फांस चुभी थी वह अब शहतीर बन गई थी। एक रात वह सोई फिर कभी ना जागने के लिए। कितनी बातें थीं जिन्हें साझा करने की जरूरत थी, कितने खुले घावों को सिला जाना था, कितनी खरोचों पर मोहब्बत के फाहे रखे जाने थे, पर घड़ी की टिक टिक ने नए घाव दिए। कितना कितना हंसना था, कितना कितना रोना, पर बेरहम वक्त ने उन्हें मोहलत न दी। पलक झपकी और पल गायब। वहां उपस्थित लोगों के रुदन से मनोज अपने वर्तमान में लौट आया। हाय, क्या मैं अंतिम समय में अपनी जीवन साथी का चेहरा भी नहीं देख सकूंगा? अधीरा का चिरनिद्रा में लीन चेहरा शांत था, जैसे तमाम जिल्लत और रुसवाई से मुक्ति पा गई हो। अधीरा की बहनें, सखियां और दोनों जेठानी तेज स्वर में रो रही थीं। सजल अपने हाथों में मिट्टी का घड़ा लेकर जा रहा था। सारांश और परिवार के कुछ अन्य पुरुष अर्थी को कांधा देकर ले जा रहे थे। जिस अर्धांगिनी को वह हमेशा परपुरुष के नाम के साथ जोड़कर उसका चरित्रहरण करता रहा, उसे ही आज गैर पुरुष कांधा दे रहे थे। पर मनोज के लिए ही वर्जित था अधीरा को छूना तक भी। अविश्वास, शक का फुफकारता नाग मनोज के मन में आज निर्जीव सा पड़ा है और जीते जी इसी लाश को ढोते रहना है उसे अब ताउम्र। रोमांचक कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें।